Mr. Vivek Agnihotri, welcome to Risk It with Abhijot. Are you ready for some risky questions? अब जिंदगी अगर भगवान ने दी है तो रिस्क तो है ही। तो पहला क्वेश्चन मेरा आपसे ये है कि आप मेन स्ट्रीम मूवीज बनाते बनाते एकदम से बुद्धा इन अ ट्रैफिक जैम जैसी मूवी पर कैसे पहुंच गए आप? मुझे कहीं ऐसा लगा कि मैं बहुत ज़्यादा मीडियोक्रिटी में फंसता जा रहा हूँ। अच्छा। और लाइक अ टिपिकल मैन जो ये मान के चलता है कि सारे टेररिस्ट चूंकि उनकी माँ बहनों का रेप हुआ इसलिए टेररिस्ट बन गए, सारे नेक्सलाइट्स इसलिए नेक्सलाइट्स बन गए, उन पे बड़े अत्याचार हुए। एक बहुत बड़ा समुदाय इंडिया में ऐसा है जो इन चीज़ों पे ऐसे बिलीव करता है जैसे कि रियलिटी पे बिलीव करता है। मैं भी उनमें से एक था। जो कहते हैं पढ़े लिखे गंवार। बट देयर केम अ टाइम जब मैं बहुत ट्रैवल कर रहा था एंड आई रियलाइज कि ये सच नहीं है। ये सच नहीं है। जो आदमी बंदूक उठाता है वो इसलिए बंदूक नहीं उठाता है कि उसके ऊपर अत्याचार हुए। अगर ऐसा होगा तो इंडिया में 70% लोग बंदूकें उठा के लोगों को मारने लगेंगे। पूरा अफ्रीका बंदूकें उठा के मारने लगेगा। लेकिन बंदूक उठा के कौन लोग मार रहे हैं? राइट जो अरब और गल्फ से जो एक ISI और ये सब इनके पास तेल है, सबसे रईस कंट्रीज है, फिर भी वो कर रहे हैं। तो इसका मतलब ये कहीं आइडियोलॉजिकल कॉन्फ्लिक्ट है। आदमी को बचपन से अगर एक तरह की आइडियोलॉजी बताई जाए तो वो उससे नफरत करने लगेगा। मैं आपको एक छोटा सा एग्जांपल बताता हूँ। मैं भोपाल में पढ़ा हुआ हूँ और वहाँ पे मेरे सारे दोस्त मुस्लिम थे, बहुत सारे दोस्त मेरे मुस्लिम थे। अभी कुछ दिन पहले यानी बुद्धा के पहले की बात है, मेरे एक दोस्त ने एक पार्टी के लिए इनवाइट किया। और उनने मुझसे पूछा उसने एक मैसेज भेजा कि बीफ, पोर्क, टर्की, इनमें से तुम क्या नहीं खाते हो? अच्छा। हाँ, एक क्रिसमस पार्टी रखी थी तो मैंने बोला पोर्क। तो जब मैं रात को गया पार्टी में तो उसने मुझसे कहने लगा, अरे तुम यार पोर्क नहीं खाते हो लेकिन बीफ और टर्की के लिए तुमने कुछ नहीं बोला, ऐसा क्यों है? देन आई स्टार्टेड थिंकिंग अबाउट इट एंड आई रियलाइज कि चूंकि मैं बहुत सारे मुस्लिम दोस्तों के साथ बड़ा हुआ तो इसलिए पोर्क बिकेम अ बैड थिंग फॉर मी, नॉट द बीफ। हालांकि मैं देखा जाए तो मैं कंडीशन हो गया, आप एक कंडीशन हो गया। तो बचपन से आपको कंडीशन किया जाता है छोटी छोटी चीजों को लेकर। देन आई रियलाइज कि ये नेक्सल्स को लोग इतना हीरो वर्शिप क्यों करते हैं। मैं बड़ा हुआ हूँ मध्य प्रदेश में, तब छत्तीसगढ़ मध्य प्रदेश का पार्ट था और आए दिन में देखता था लोगों को मार रहे हैं, कभी पुलिस वालों को मारा, इसको मारा, इतने रेप किए वहाँ पे, इतना अत्याचार किया इन लोगों ने। लेकिन आज एक ऐसी दुविधा, मैं जिस इंडस्ट्री में हूँ, अगर आप जानते हैं फिल्म इंडस्ट्री कैसे वर्क करती है, तो मैं ऐसी दुविधा में फंस गया था कि अगर मैं इंडिया के बारे में बात करूं तो लोग सोचते थे ये रिग्रेसिव बेवकूफ टाइप के लोग हैं। लेकिन जहां आपने एंटी नेक्सल बात करी या आपने एंटी कश्मीर टेररिस्ट बात करी तो लोग सोचते थे कि आप कुछ जानते नहीं। और जहां आपने प्रो नेक्सल और प्रो एंटी टेररिज्म बात करी, जैसे अभी जो 51 वहीं आप इंटेलेक्ट बन जाते थे। या जैसे 50 लोगों को भी मारा है वहां पे अमेरिका में। आज अगर मैं एक फोरम में बैठ के ये बोलूं कि ये they are conditioned because their religion has conditioned them, so people will kill me. But if I say no, they are misguided youth, then people will say I am intellectual and I am the same person. Yes. तो I think वो जो एक क्राइसिस थी मेरे लाइफ की जहाँ मैं समझ नहीं पा रहा था where I belong. I think that was the time I said कि okay, let's look at our own life and I realized हमारे जो प्रोफेसर्स थे वो लोगों ने हमको आधा नक्सली बना दिया था। जब मैं आप JNU एलुमनाई हैं? हाँ, मैं वहाँ पे भी मैं इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मैस कम्युनिकेशन जो 100% JNU नहीं है पर पार्ट ऑफ JNU, मैं उसका एलुमनाई। उसके अलावा मैं स्कूल ऑफ सोशल साइंसेज में पढ़ा हूँ जहाँ से जब हम निकले थे बस ऐसे जलाया करते थे और नक्सली हो गए थे भारत। अच्छा। यार किस तरह से बस भारत का बुरा करें, यही हमारा पूरा। मतलब आपने दोनों साइड्स देखी हुई हैं? जी हाँ। तो आपको लगता है कि अब आप सही साइड पर जा रहे हैं? अब मेरा ये हो गया है कि अब मैं जो मेरे दिल कहता है मैं सिर्फ वही करता हूँ। मेरे को इससे मतलब नहीं किसका क्या एजेंडा है क्या नहीं है। एंड अगर कल को एंड आई सपोर्ट ओनली मोदी, आई डोंट सपोर्ट बीजेपी, आई वांट टू मेक इट ऑफिशियली ऑन रिकॉर्ड। आई ओनली सपोर्ट मोदी बट टुमारो इफ देयर इज समबडी हु इज बेटर देन मोदी एंड समबडी सेज कि वो इंडिया का भला करना चाहता है, आई विल स्टार्ट सपोर्टिंग। और कोई आदमी जो देश का भला करना चाहता है उसको सपोर्ट करने में क्या नुकसान है? तो यहाँ पर मतलब कॉन्सेप्ट जो लोग ये बोलते हैं कि तुम मोदी भक्त हो, मोदी वर्शिप करते हो, so you mean to say कि it's not about worshipping a person but the kind of work he is doing, you are just a fan of that, right? I would say I support him. क्योंकि देखिए दुनिया अगर विकास करती है तो कलेक्टिव थॉट से करती है। दुनिया का विनाश होता है तो वो भी कलेक्टिव थॉट से होता है। ऐसा नहीं है कि एक आदमी उसने कहा कि हम अमेरिका पे बॉम्ब ब्लास्ट करेंगे, कलेक्टिव थॉट है। तो आदमी जहाँ रहता है, मुझे ऐसा लगता है कि आज इंडिया के पास इतनी बड़ी अपॉर्चुनिटी है। अगर हम कलेक्टिवली वी थिंक ओके देयर इज वन मैन हु वांट्स टू डू थिंग्स, इफ यू हैव बेटर आइडियाज गो एंड मीट हिम। मैं मिला हूं मोदी से, आप भी शायद मिले होंगे। ही इज अ वेरी एक्सेसिबल पर्सन एंड यू नो हाउ ही टॉक्स सिंपली। अगर ये बरखा दत्स ऑफ द वर्ल्ड एंड राजीव सरदेसाई ऑफ द वर्ल्ड इनको लगता है दे हैव बेटर आइडिया, दे शुड जस्ट गो एंड मीट द प्राइम मिनिस्टर से कि सर ये जो आपकी फॉरेन पॉलिसी है इसमें मुझे लगता है इससे बेटर हो सकता है। एंड लेट मी टेल यू वन थिंग, मेरा जो पर्सनल
एक्सपीरियंस है मोदी के साथ, हाँ। अगर आप उनकी चमचागिरी करो तो आपको 2 मिनट में बाहर निकाल देंगे, एंड ही विल नेवर मीट यू। बट इफ यू गिव हिम अ कंस्ट्रक्टिव आइडिया जिससे कि मोदी का जो एजेंडा है वो अगर फुलफिल हो सकता है बेटर, ही इज द फर्स्ट पर्सन टू एक्सेप्ट इट। अगर मैं चीज़ों को 2 चीज़ों में बांटूं तो एक लेफ्ट विंगर्स हैं, एक राइट विंगर्स हैं। तो आप राइट विंगर्स के एकदम से हीरो बन गए, तो आप उस चीज़ को कैसे देखते हैं? क्या आप अपने आप को राइट विंगर डायरेक्टर कहलाना पसंद करेंगे आज की डेट में? नहीं, मैं देखिए पहली बात तो इंडिया में जो है हाँ। ये लेफ्ट और राइट बहुत स्ट्रांगली डिवाइडेड अमेरिका में है और यूके में है। हाँ। पर इंडिया में लेफ्ट और राइट का मुद्दा उठता ही नहीं है। जिस हाँ। देश में 70% गरीब भूखे लोग हों, हाँ। वहां पे ये लेफ्ट और राइट की बात नहीं है। वहां पे सिर्फ एक बात हो सकती है कि यू आर वर्किंग फॉर द प्रोग्रेस ऑफ इंडिया और यू आर नॉट वर्किंग फॉर द प्रोग्रेस ऑफ इंडिया। अगर आप देखिए, मैं अभी इलाहाबाद गया था जैसे, वहां पे मैंने देख के मेरा इतना दिल दुखा कि कई सारे ऐसे स्टूडेंट्स थे, ना उन्हें पढ़ाई से मतलब है, ना बस गले में अपना गमछा डालते हैं और गुंडागर्दी करते हैं। ना ऐसे लोग लेफ्ट विंगर हैं कि राइट विंगर है, पहले तो मैं ये समझना चाहता हूँ। अगर उन्हें सैफरन गमछा डाल दिया राइट विंगर बन जाते हैं, उन्हें ग्रीन कलर का डाल दिया तो लेफ्ट विंगर बन जाते हैं। अब इसको कैसे डिसाइड किया जाए? मेरे ख्याल से आज इंडिया के पास इतनी बड़ी अपॉर्चुनिटी है, पूरे वर्ल्ड में कोई ऐसी कंट्री नहीं है जहां पे हैंड्स ऑन लोगों को प्रॉब्लम सॉल्विंग का एक्सपीरियंस हो। आज अमेरिका में अगर आपका बल्ब फ्यूज हो जाए तो दे विल कॉल सेंटर, somebody will come from there, they'll give instructions। एक डिब्बा भी अगर खोलना हो आपको आईफोन का तो फर्स्ट दे रीड इंस्ट्रक्शन हाउ टू ओपन द बॉक्स। हमारी ऐसी विचित्र कंट्री में जितने भी IITs IIMs में मैं गया, मैंने कहा मेरा एक ड्रीम है और मैं कलेक्टिव ड्रीम देखना चाहता हूँ कि इंडिया जो है इनोवेशन हब क्यों नहीं बन सकता है इंडिया का। क्योंकि जुगाड़ एक ऐसी चीज है पूरे वर्ल्ड में सिर्फ आपको इंडिया में मिलेगी। बिल्कुल सही कह रहे हैं आप। जहाँ पे मजबूरी है क्या करें, जैसे अभी देखिए हमने जो सेटअप किया आपका कैमरा और ये सब सेटअप किया, ये अगर आप अमेरिका और यूके में होते, अगर आपके पास ट्राइपॉड नहीं है और आपको एक 3rd कैमरा या 4th कैमरा लगाना है तो वो आदमी करेगा ही नहीं, मना करते हैं। मैंने 2 फिल्में इंग्लैंड में शूट की, मुझे पता है वहाँ क्या होता है। सही कह रहे हैं आप, बिल्कुल सही कह रहे हैं। तो हमारे पास इतनी बड़ी एक क्वालिटी है, अगर हम उसके ऊपर फोकस करना शुरू करें तो आई थिंक जैसे आपने जो अपना पहला वीडियो किया, आई थिंक ये एक जुगाड़ है, एक तरह का दिमाग है कि आपको कहना, आपने कहा भाड़ में गई दुनिया में अपना काम चलाता हूं। ये काम चलाने से काम बनाने पे हम जिस दिन शिफ्ट हो जाएंगे, इंडिया विल बी अ इनोवेशन हब। एब्सोल्युटली राइट। तो इसमें अगर मेरा ये थॉट है तो इसमें लेफ्ट और राइट की बात कोई बात नहीं है। तो मतलब आप जो कॉन्सेप्ट ऑफ क्रिएटिविटी और कॉन्सेप्ट ऑफ मूविंग फॉरवर्ड पे आप ज़्यादा विश्वास करते हैं? मैं अभी राइट नाउ एक ही चीज पे बिलीव करता हूँ। मुझे ऐसा लगता है कि हिंदुस्तान में जितने क्रिएटिव लोग हैं, मैं क्रिएटिव थिंकिंग भी बहुत सिखाता हूँ। मुझे ऐसा लगता है जैसे आपने अपनी बात कही उससे कुछ लोग जुड़े होंगे, मैं अपनी बात कर रहा हूँ कुछ लोग जुड़े होंगे, कहीं एक ऐसा माहौल बनता जा रहा है, लोगों में कॉन्फिडेंस आता जा रहा है। आई हैव ट्रैवल्ड 35 यूनिवर्सिटीज, ठीक है, मैंने इतना इंटरेक्ट किया स्टूडेंट्स से, स्टूडेंट्स भी जो है उनको भी ऐसा लगने लगा है सी अभी हम लोग एक डेलिकेट लाइन पे हैं। हमें ये नहीं समझ में आ रहा है कि ये जो हो रहा है इससे हम आगे जाएंगे ना जाएंगे, एक आशा है, एक होप है, होप पे हम चल रहे हैं। लेकिन कहीं ना कहीं स्टूडेंट्स को ये लगने लगा है कि अगर हम इसमें कंट्रीब्यूट करें तो इंडिया कैन रियली बी अ वेरी कंस्ट्रक्टिव कंट्री। ठीक है। और मेरा जो पूरा एक ड्रीम है वो ये है कि इंडिया वी शुड गेट ऑल द क्रिएटिव फोर्सेस टुगेदर एंड वी शुड टेक इंडिया फॉरवर्ड। इट्स नॉट अबाउट मोदी, इट्स अबाउट इंडिया। हो क्या गया है कि कहीं पे हम लोग एक राइट विंग से नफरत करते करते, मोदी से नफरत करते करते, RSS से नफरत करते करते, एक बहुत बड़ा जो समूह है वो हिंदुस्तान से नफरत करने लगा है और उनको हम लोग लेफ्टिस्ट और लेफ्ट विंगर्स बोलते हैं। बड़े अफसोस की बात है। मेरा ऐसा भरोसा है कि कई लोग जो हैं वो हिंदुस्तान से प्यार करते हैं, दे आर कंफ्यूज्ड। हमने पिछले 1 साल के अंदर में इतना ज़्यादा सुन लिया कि आज़ादी चाहिए और जुल्म हो रहे हैं और अवार्ड वापसी गैंग आ गया। आपको क्या लगता है कि ये लोग पिछले 10 साल में कहाँ गायब था, जब UPA 1 और UPA 2 देश को लूट खसूट रहा था और लाखों करोड़ों के घोटाले हो रहे थे, तब ये लोग कहाँ चुप थे? ये क्या दर्शाता है? वे चुप नहीं थे, तब वो लोग लूट रहे थे, तब वो लूट रहे थे, साथ लूटने का मौका नहीं मिल रहा था। अब आज़ादी की बात कर रहे हैं इसमें। ये वैसे आपने बहुत ही आई वुड नॉट से कंट्रोवर्शियल स्टेटमेंट बट बहुत ब्लंट स्टेटमेंट दिया है। देखिए मैं बताऊं हिंदुस्तान का एक सबसे बड़ा जो प्रॉब्लम जो मुझे लगता है और मेरी जो लड़ाई है सिर्फ उसके अगेंस्ट है। मैं कोई राइट विंग लेफ्ट विंग नहीं। आप भी बहुत लिबरल आदमी है, मैं भी लिबरल हूँ। मेरी बेटी है वो क्या पहनती है, क्या खाती है, बच्चे क्या करते हैं, हम लोग लिबरल लोग हैं, किसी के खान पान से मतलब नहीं। सवाल वो नहीं है, सवाल ये है कि हिंदुस्तान में एक बहुत ज़बरदस्त हिपोक्रेसी क्रिएट की गई है और उसके लिए मैं बहुत हद तक मीडिया को भी रिस्पॉन्सिबल मानता हूँ। मीडिया कितना भी बोले कि हम तो सोसाइटी का रिफ्लेक्शन ही, गलत बात है। सोसाइटी भी कई बार मीडिया का रिफ्लेक्शन बनती है। और हिपोक्रेसी की बात यह है कि आज़ादी, मुझे ये नहीं समझ में आता इतने
जो अपने को टॉप जर्नलिस्ट बोलते हैं और कहते हैं सीनियर मोस्ट जर्नलिस्ट, वो जब किसी का इंटरव्यू करते हैं, जी। जब वो आज़ादी की बात करता है, तो आज तक एक आदमी ने विवेक अग्निहोत्री के अलावा क्यों नहीं पूछा उनके मुंह पे हाँ। भाई तुम्हें ये आज़ादी मिलेगी कैसे, मिलेगी कैसे, जी। ये तरीका क्या है, और किस चीज से आज़ादी चीज़? चाहिए तुम्हें? बिल्कुल, बिल्कुल। तुम्हें भुखमरी से आज़ादी चाहिए? हाँ। देखिए भुखमरी प्रॉफिट के बगैर आज़ादी आएगी नहीं। हाँ, हाँ। आप प्रॉफिट के अगेंस्ट हैं, हाँ। तो आपको जिंदगी भर आज़ादी मिलेगी नहीं, आप आज़ादी खुद ही अपने पाँव पे कुल्हाड़ी मार जी, रहे हैं। जी, जी। आपको अगर ब्राह्मणवाद से आज़ादी चाहिए, हाँ। तो ब्राह्मणवाद का असली अर्थ क्या है पहले वो समझ लीजिए। जी, जी। कि आपको ब्राह्मणों से आज़ादी चाहिए तो अलग बात है, जी। तब तो आप जातिवाद में खुद ही बिलीव करते हैं। जी। ब्राह्मणवाद से अगर आज़ादी चाहिए, मैं इतनी बेवकूफ़ी की बात है, मैं एक सीधा सवाल पूछना चाहता हूँ। आप दिल्ली से जब यहाँ बम्बई आए, प्लेन से आए होंगे, जी, जी। तो आप ये बताइए, आप बिजनेस क्लास जो आगे होता है 10 सीटें 12 सीटें हाँ। होती हैं, उसमें क्या आप इसलिए बैठते हैं कि आप ब्राह्मण हैं या दलित हैं, या इसलिए बैठते हैं आपके पास पैसा है या नहीं है? हाँ, ऑफ कोर्स। आज जिंदगी में जो कुछ भी आप पा रहे हैं वो पैसे से पा रहे हैं कि आप ब्राह्मणवाद और दलितवाद से पा रहे हैं? जी। तो आप गरीबी से मुक्ति अगर आपको चाहिए तो उसके लिए आपको मेहनत करनी पड़ेगी। यू विल हैव टू बी एंटरप्राइजिंग, यू विल हैव टू हैव सम स्किल एंड यू विल हैव टू अर्न मनी। जी। To earn money, you need industry. जी. Industry survives on profit. जी. Profit comes from ideas. Yes. Right? Ideas means innovation. Yes. तो वही तो मैं बोल रहा हूँ। तो इसका मतलब कहीं ना कहीं आप उस बात पे आ रहे हो कि कहीं पर इंडिया में 70s 80s में जो उस टाइम की राजनीति हुई थी, जो उस टाइम के राजनेता थे, उन्होंने कहीं ना कहीं जो कॉन्सेप्ट एक बना दिया दैट द मनी इज इवल एंड द पीपल विद मनी आर द इवल्स, राइट? सबसे वो बड़ा आज देश तक का- चल रहा है। देश का सबसे बड़ा प्रॉब्लम ये है कि हमें कहीं पे पैसे से नफरत करना सिखाया है। हम जितनी फिल्में देखी हैं, रईस आदमी होगा तो उसका बेटा जो है वो रेपिस्ट होगा, जी। फिल्मों में देखिए हाँ, आप। जी, जी, जी। उनकी बेटी होगी बियर पीती होगी, हाँ, हाँ, हाँ। लूज कैरेक्टर की होगी, जी। है कि नहीं? Absolutely. गरीब की बेटी इतनी सती सावित्री और पवित्र होगी, उनका जी। बेटा जो होगा लगता है ठीक है, ये स्टीरियोटिपिकल 60s 70s तक ठीक था, लेकिन 2016 में ग्लोबल वर्ल्ड में जहाँ पे एक 17 साल का लड़का यूट्यूब में वीडियो डालता है, लाखों रुपए कमाता है, उस जमाने में अगर आप बोले कि पैसा अच्छी चीज नहीं है, और पैसा तो मेरे ख्याल से सबसे बड़ा क्रिएटिव इनोवेशन है ह्यूमन काइंड का। आप देखिए पैसे के बिना कुछ नहीं चलता। ये जो कन्हैया जी है जिनको आज़ादी चाहिए, उनके घर की मासिक आय 3000 है, लेकिन वो बिजनेस क्लास में घूमते हैं, तो वो किसके पैसे पे घूम रहे हैं ये शायद उनको भी नहीं पता होगा। और जिसके घर की मासिक इनकम 3000 है, तो मेरे ख्याल से लॉजिकल कंक्लूजन ये है जी। कि वो जल्दी से जल्दी पढ़ाई खत्म हाँ। करे, नौकरी करे, अपने जी। घर में पैसा भेजे, अपने माँ बाप का उद्धार करे। जी, जी। राइट? उससे तो कोई नहीं रोक रहा है उसको, लेकिन अगर तुम वहाँ पड़े हुए पॉलिटिक्स ही करते रहोगे हॉस्टल में, जी, तो फिर तो कुछ नहीं होने वाला है। हाँ, तो मतलब आपको लगता है कि आपका ये साफ कहना है कि ये सब वेस्टेड इंटरेस्ट वाले लोग हैं जो भी पर इनका इंटरेस्ट क्या, मुझे ये भी नहीं समझ में मतलब ये आता। कंफ्यूज हैं। ये कंफ्यूज है। हाँ, ये देखिए confused बड़ा आसान है। हाँ। आज अगर मैं, आप मेरे सामने बैठे, आप 2 घंटे बैठिए, हाँ। और मैं आपको पूरे टाइम ये बोलूं देखो सरदारों के साथ क्या अत्याचार है इस देश में, पूछते नहीं है। हाँ। कहीं ना कहीं क्योंकि है, हाँ, हाँ, हाँ। कुछ सत्य भी है। हाँ। हर किसी के साथ आज मुझसे ही कोई बोलने लगे, हाँ। देखो तुम फिल्म इंडस्ट्री में हो, हाँ। और देखो ये प्रॉब्लम है, ये प्रॉब्लम, तो आप कोई आदमी 100% सेटिस्फाइड नहीं है। हाँ, हाँ, हाँ। तो आप उसके अंदर की किसी एक प्रॉब्लम को अगर उकसाना शुरू करें, एंड हाँ। दैट्स एग्जैक्टली व्हाट जेएनयू वगैरह में जो हो रहा है वो जी, यही तो है। जी, जी। मैं जादवपुर यूनिवर्सिटी गया था, मुझे इतना अफसोस हुआ उसे देख के, ऐसा लगता है किसी और देश में आ गए। हाँ, 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 हाँ। नहीं, वो तो पूरे वेस्ट बंगाल में जाके लगता है। मैं भी कलकत्ता गया था, एक स्पीच दी थी, तो वहाँ जाकर तो ऐसा लगता है कि आप कहीं और ही हैं। तो हिंदुस्तान का जो कॉन्सेप्ट है, जो लोग बोलते हैं कि हिंदुओं से खतरा है, तो क से कश्मीर हुआ, फिर क से केरला हुआ, क से कैराना हुआ, बीच में व से वेस्ट बंगाल हो गया, और अ से क से कन्हैया हो गया, अ से असम हो गया। तो जो लोग बोलते हैं कि हिंदू जो है वो खतरा है इस देश के लिए, और यहाँ दिखता है कि सबसे ज़्यादा हिंदुओं पे ही खतरा है, तो मतलब कहीं ना कहीं कन्फ्यूज़न बहुत ज़्यादा है, हर जगह है। देखिए क्या है कि जब इतना बड़ा देश हो तो आप ऐसा थोड़ी कर सकते हैं कि आप माइनॉरिटी को अपीस करने के चक्कर में मेजॉरिटी को गाली देने लगे, तो फिर मेजॉरिटी विल थिंक दैट कि मेरी कॉस्ट पे इन माइनॉरिटी को मिल रहा है। दैट इज द होल प्रॉब्लम, दैट्स द गेम मीडिया आल्सो प्लेज। एब्सोल्युटली, एब्सोल्युटली। तो देखिए ये चीज़ इट कम्स डाउन टू एक फैक्ट कि हम लोग जो ये माइनॉरिटी, मेजॉरिटी, रिजर्वेशन, ये हमने जो अलग अलग सेगमेंट्स बना रखे हैं सोसाइटी के, आपको नहीं लगता है कि अब 2016 में हम पहुंच गए और आगे आगे देखते हैं तो सब कुछ तोड़ देना चाहिए, ये फेंक देना चाहिए? रिजर्वेशन की अब क्या ज़रूरत है इंडिया को? और रिजर्वेशन का जो लोग फ़ायदा उठा रहे हैं, जैसे अभी एक लड़की बहुत फेमस हुई थी जो 190 समथिंग नंबर लाके वो फर्स्ट टॉप रैंकर आ गई थी, वो 3 पीढ़ियों से रिजर्वेशन ले रहे हैं और फिर भी वो रिजर्वेशन लेते ही चले जा रहे हैं। जबकि रिजर्वेशन का तो मतलब ये था कि एक सेगमेंट ऑफ सोसाइटी को आप उठाओ, जब वो उठ गए, सेल्फ सफिशिएंट हो गए, तो वो रिजर्वेशन दूसरी सेगमेंट पे चले गया और अल्टीमेटली आपकी सोसाइटी एक लेवल पर आ गई। ऑफ कोर्स 2016 में रिजर्वेशन का कोई मतलब ही नहीं हाँ, होता है। हाँ। आज तो सेल्फ एजुकेशन मेरे ख्याल से इज द प्राइमरी थिंग। हाँ। एनीबॉडी हु वांट्स टू बी एजुकेटेड, आप देखिएगा 10 12 15 साल के अंदर हाँ। आपको पता है विजन 2025 वर्ल्ड का जो है, हाँ। जिसमें सारा R&D काम कर रहा है, जी।
वी आर मूविंग टुवर्ड्स आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। जी। ये सब स्कूल कॉलेज ये जो अभी हमें लगता है ये सब जाने वाला है। अभी आप देखिए कितना आपका चेंज हो गई है लाइफ, सारा आप डिजिटल Absolutely, digital अब होगा सेल्फ एजुकेटेड लोगों का टाइम। हाँ, ओके, और सेल्फ एजुकेशन में आप कैसे रिजर्वेशन करेंगे? हाँ। तो ये रिजर्वेशन मेरे ख्याल से इस देश के 2-3 सबसे बड़े दुर्भाग्य हाँ, हैं। एक दुर्भाग्य ये है जो नेहरू जी ने आज़ादी के बाद जो बोला कि नेहरू जी को कहीं ऐसा लगा कि ये देश चलाने की जिम्मेदारी मेरे ऊपर है। हाँ। ये उनकी सबसे बड़ी गलती थी मेरे ख्याल से, Misconception मिसकॉन्सेप्शन था। हाँ, हाँ। आज़ाद होने के बाद नेहरू जी को ये कहना चाहिए था 15 अगस्त को लाल किले से हाँ। कि देखो मेरे देश के भाइयों और बहनों, हाँ। हम लोगों का काम था आज़ादी दिलाना जो हमने कर दिया है। हाँ। अब ये देश तुम्हारा है, हाँ, ये हाँ। जिंदगी तुम्हारी है, हम्म। तुम इसको जाओ और कुछ बनाओ। उनने उल्टा भाषण दे दिया। हाँ। उनने एग्जैक्टली नॉट इन सो मेनी वर्ड्स, पर उसका हाँ। तात्पर्य ये था हाँ। कि ये देश चलाने की जिम्मेदारी मेरी है। मैं तुम्हें बताऊंगा तुम्हारे लिए क्या अच्छा है क्या बुरा है। मैं बोलूंगा डैम अच्छे हैं तो डैम अच्छे हैं, हाँ। मैं बोलूंगा HELs अच्छे हैं तो HELs अच्छे हैं, हाँ। और मैं बोलूंगा पंचशील अच्छा है तो पंचशील अच्छा है। राइट। और वो देश का दुर्भाग्य था, हम लोग जियोग्राफिकली हमने अपनी टेरिटरी से कॉम्प्रोमाइज हुआ उनके उस वक्त में। बिल्कुल। गरीबी के लिए हमने कुछ किया नहीं, जी। हम बस एक रोमांटिसाइज करते रहे अपने यूएन आप की को। सीट छोड़ दी, चाइना को हाँ, दे दी। सब वो दुनिया आप जानते हैं, सारी हाँ, दुनिया हाँ, जानती है। जो नहीं है इस दुनिया में उसके बारे में क्या बोलना, लेकिन पॉलिटिकली मेरा कोई नेहरू जी की मैं बड़ी इज्जत करता हूँ। आई थिंक हमारी आज़ादी दिलाने में अगर सेकंड और थर्ड मोस्ट कंट्रीब्यूशन था तो उनका था अनडाउटेडली, लेकिन आज़ादी के बाद उनका कंट्रीब्यूशन नहीं था। जो एग्जैक्टली जो कई जयप्रकाश नारायण के मूवमेंट के साथ जैसा हुआ, एक मूवमेंट होता है, वहां तक आपका रोल होता है, फिर खत्म हो जाता है। वही केजरीवाल के साथ हुआ। अरविंद केजरीवाल का रोल वहां तक था कि लोगों को एक जागरूकता दिखाना कि हाँ भाई करप्शन है, पर उसके बाद उनका रोल जो था वो खत्म हो गया। तो वो सबसे बड़ा दुर्भाग्य था। तो इंडिया के अंदर में लोगों को रिटायरमेंट नहीं पता कि कहाँ है, कहाँ मुझे रुकना है, क्या चलते रहना। अब जैसे केजरीवाल जी की बात हुई है तो केजरीवाल जी अक्सर ये ट्वीट करते हैं कि मोदी जी हमें काम नहीं, वो बैनर्स बनवा के लगा देते हैं, ट्वीट करते हैं, मीडिया में बाइट्स देते हैं कि भाई मोदी जी हमें काम नहीं करने देते। आपको लगता है कि ऐसा हो सकता है? आप भी मोदी जी से मिले, यू नो हिज पॉलिसीज, आपको लगता है कि भाई अगर मैं मोदी जी हूँ, हाँ, समझिए अगर मैं मोदी जी हूँ, हाँ, तो अगर मुझे उन्हें काम नहीं करने देना है, हाँ। तो सबसे पहले तो मैं रोक लगाऊंगा ये जो पूरे इंडिया में जो एड्स देते रहते हैं ना, वो फुल पेज। परसों मैंने एक ऐड देखा तो मुझे इतनी हंसी आई उसको देख के, यानी एक छोटा 10वीं क्लास का मूर्ख बच्चा भी ऐसी हरकत नहीं करेगा। एक ऐड था फुल पेज का, फ्रंट पेज में, टाइम्स ऑफ इंडिया के, मुझे पता है लाखों रुपए खर्च होते हैं, करोड़ों उसमें। उसमें सिर्फ 2 लाइन लिखी हुई थी कि अब पंजाबी टीचर होगा दिल्ली के स्कूलों में, और अब पता नहीं क्या पंजाबी सिखाई जाए। 2 लाइन का इतना बड़ा ऐड, फुल पेज। तो मैं हंसने लगा, मैंने कहा ये कौन मूर्ख आदमी है ऐसा काम कर सकता है, विश्व में ऐसा तो कोई नहीं कर सकता। अब अनफॉर्चुनेटली इस देश में उसको हमने चीफ मिनिस्टर बनाया है, क्योंकि शायद दिल्ली वालों को वादे सुनना अच्छा लगता है, पछता रहे होंगे शायद मेरे ख्याल से। हाँ, मुझे लगता है दिल्ली वालों ने शायद वो कहावत है कि बंदर के हाथ में उस तरह दे दिया है। और आपकी जो मूवी है उस पर आता हूँ, क्योंकि 2 मूवीज़ हैं जो जिसके बारे में बात करना चाहूँगा। एक तो आपकी मूवी, उसके अंदर भी कंट्रोवर्सी हुई थी, आपको काफ़ी दिक्कतें आई थी उसको स्क्रीनिंग करवाने में दिल्ली में, और अभी भी उड़ता पंजाब के साथ भी हुई, और आप भी उसके अंदर आपने उड़ता पंजाब को काफ़ी बैक करा। मैंने आपकी डिबेट्स देखी थी चैनल्स के ऊपर में, और उसके अंदर आप वाले भी पूरे बैक कर रहे थे उस मूवी को। लेकिन आपका ये बोलना है कि जब आपकी मूवी के अंदर में दिक्कत आई थी तब आप वालों ने आपको बिल्कुल भी सपोर्ट नहीं किया था। और आशीष खेतान ने तो बोल दिया कि मेरे को आवाज़ ही नहीं आ रही। सो वो तो मतलब मैं भी वो डिबेट देख रहा था, मुझे इतनी तेज से मैं हंस पड़ा ये देख कर कि यार इससे बड़ी ये कार्टूनिस्टिक जोकर लोग हैं, इनको कोई विजन नहीं है इंडिया का। आप आशीष खेतान से पूछो व्हाट्स योर विजन अबाउट इंडिया, ये नो विजन अबाउट इंडिया। आशुतोष का कोई विजन नहीं, ये सब फ्रॉड लोग हैं। अरविंद केजरीवाल से बड़ा फ्रॉड मैंने देखा। आज मैंने सुबह एक ट्वीट किया था, मैंने कहा कि कौन कहता है कि मैं हर समय मोदी मोदी करता हूँ, ये बिल्कुल झूठ है मेरे खिलाफ जो एलिगेशंस है। मैं साल में सिर्फ 2 ही दिन जो है मोदी की बुराई करता हूँ, एक ऑड डे पे और इवन डे पे। बिल्कुल सही कह रहे हैं। खैर अभी अब तो आने वाले चुनाव हैं, अभी वो पंजाब भी जा रहे, गोवा भी जा रहे, देखते हैं क्या होता है। अब मैं वापिस आता हूँ मीडिया के ऊपर पे। आपको क्या लगता है, मीडिया ने पिछले कुछ टाइम में अपनी क्रेडिबिलिटी को पूरे तरीके से खो दिया है, दे हैव डिमिनिश्ड इट। ऐसा क्यों हुआ? क्या हद से ज़्यादा कमर्शियलाइजेशन हो गया मीडिया का, इसलिए ऐसा हुआ? नहीं, कमर्शियलाइजेशन से नहीं हुआ। देखिए मीडिया का कहाँ से, आप उसका एक फेज देखिए कहाँ से चालू हुआ जी। मुझे याद है हमारी ग्रैंडमदर थी और कुछ और घर के लोग थे, वो मैं जब अमेरिका से आया था कहते देखो एक लड़का है बहुत अच्छा न्यूज़ करता है, बहुत ईमानदार है, इसकी शक्ल पे लिखा है कि ईमानदार है। और उन्हें दिखाया, वो थे श्री राजदीप सरदेसाई, जब वो स्टार के लिए काम करते थे। फिर उसके बाद क्या हुआ कि ये पिछले, देखिए इसको समझना बहुत ज़रूरी है। लोग इसको हमेशा रफा दफा कर देते हैं प्रेस्टिट्यूट बोल के या मीडिया ट्रेडर्स बोल के, या बोलते हैं ये लोग करप्ट हैं या जो, पर इसको आपको समझना ज़रूरी है। इसलिए मीडिया, सिर्फ मीडिया रिस्पॉन्सिबल नहीं है। हुआ क्या
कि राजीव गांधी के बाद हाँ हाँ इंडिया में कोई लीडरशिप नाम की चीज़ नहीं रही। जी नरसिम्हा राव के बाद मैं कहूँगा। हाँ हाँ और नरसिम्हा राव के वक्त तक देखिए हिंदुस्तान में नेहरू जी के वक्त से मीडिया जो है वो पॉलिटिशियन से मिलजुल के अपना काम कराते रहते थे। हमारे यहाँ याद है मुझे, अच्छा एडमिशन नहीं हो रहा, अरे वो एक कोई भाई साहब हैं, अंकल हैं, वो जर्नलिस्ट हैं, वो करा देंगे। हिंदुस्तान ही एक ऐसा देश है जहाँ पे लोग डॉक्टर और मीडिया के फर्जी स्टिकर्स गाड़ियों में लगा के कहीं भी पार्किंग कर देते हैं। पॉलिटिक्स और मीडिया की सांठगांठ हर विश्व के देश में होती है, हमारे यहाँ भी रही है। लेकिन पिछले 10-15 साल में चूंकि लीडरशिप नहीं थी, सोनिया गांधी समवेयर वाज वेरी इनसिक्योर। ओके, शी न्यू कि शी हैज नो पॉलिटिकल कॉन्स्टिट्यूएंसी। ओके, सो देयरफॉर इट वाज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर हर टू वर्क ओनली विद मीडियोकर पीपल। मीडिया में इन लोगों ने इन अपने कॉरिडोर्स खोले, मीडिया को इन लोगों ने पावर ब्रोकर्स बनाया, राइट। और कोई क्यों नहीं करेगा? आप ये बताइए, एक गरीब हिंदुस्तान जैसे गरीब देश में कैसे पॉसिबल है? मैंने जहां गया, मैं देखिए मैंने खुद पर्सनल रिसर्च किया, मैं 30-40 शहरों में गया, हर जगह मीडिया वाले इकट्ठे होते थे 50-60, और मैं हमेशा सबसे पहले ये उनसे पूछता, ये बताओ हिंदुस्तान जैसे देश में अगर सबसे सक्सेसफुल कोई प्रेस वाला है, उसके पास कितनी संपत्ति हो सकती है? लोग कहते थे 1 करोड़ हो जाए तो बहुत बड़ा ये गिनेस रिकॉर्ड हो जाएगा। और आप दिल्ली में रहते हैं, आप खुद इनके घरों के सामने जाके खड़े होकर देखिए कौन सी गाड़ियां चलाते हैं, कैसे घूमते हैं, इतना पैसा क्यों आया? आई थिंक इट वॉज बिकॉज ऑफ अ करप्ट regime। तो ये जब इनको लगा कि मोदी आने वाला है, तो दे रियलाइज्ड, इन लोगों को ये बात समझ में आ गई थी कि इसके अगेंस्ट हम लोग आउट ऑफ द वे गए जस्ट टू प्लीज मिसेस गांधी। तो जब हम इतना इसके अगेंस्ट गए, तो जब ये आदमी पावर में आएगा तो हमारे तो कॉरिडोर्स बंद हो जाएंगे। एंड मोदी वाज नोन राइट फ्रॉम 2002 ही डजंट एंटरटेन दीज विशी वॉशी पीपल। मोदी अच्छा लीडर हो चाहे बुरा लीडर हो, पर एक क्वालिटी उसकी सबको पता है कि ये एंटरटेन नहीं करता है फालतू के लोगों को। बिल्कुल सही। Then they started getting rattled। तब इन लोगों ने अपना एक माफिया क्रिएट किया। They tried their best कि मोदी loses elections। तो क्या हुआ, जैसे से इलेक्शन पास आते गए और जिन जिन लोगों को लगा नहीं यार अब तो we have lost the battle, वो चेंज हो गए और पलटी मार के वो लोग मोदी मोदी करने लगे। कुछ लोगों को ऐसा लगा कि हम इतने बड़े इंटेलेक्चुअल हैं कि हम कंट्रोल करते हैं सब कुछ, और उन्होंने कोशिश की एंड दे couldn't do it। और आज चूंकि उनके लिए दरवाजे बंद हैं, अगर आप ट्वीट्स पढ़े आपको, हाँ बिल्कुल, वो बरखा दादी इज प्लीडिंग एवरी टाइम इन हिज ट्वीट दैट समहाउ मोदी जी मुझसे मिल लीजिए। He doesn't meet her, that's why she। वो जंकेट्स बंद हो गए जो बाहर, उसने तो लिखा कि हमें आप ले नहीं जाते हो, हमारा सब बंद कर दिया। वो तो एक इंटरव्यू में बोला था उन्होंने कि मधु त्रियांशी said कि हमें नहीं लेके जाते, हमें इंटरव्यू नहीं देते, तो ऑफ कोर्स फिर मुसीबतें इतनी पड़ी कि दिल की बात जबां पे आ गई। और दूसरा क्या प्रॉब्लम है, इनकी एलिटिज्म को प्रॉब्लम हुआ। हाँ, हमारे क्या हुआ कि हमारे यहाँ लोगों ने ये मान लिया कि ये लोग जो है इंटेलेक्चुअल्स हैं, क्योंकि वो मीडिया में आते हैं। सिर्फ आपकी शक्ल दिखती है टीवी में, आप एक एंकर है, इसका मतलब ये थोड़ी हुआ कि आप इंटेलेक्चुअल हो गए। फिर तो जो आदमी ऑर्केस्ट्रा चलाता है और वो सब कंडक्ट करता है वो भी हो गया। जी जी जी, राइट। तो इन लोगों ने अपनी ओपिनियंस को न्यूज बना के बेचना शुरू कर दिया लोगों को, एंड पीपल स्टार्टेड फॉलोइंग देम। तो इनको ये लगा अच्छा दिल्ली में रहते हैं, रोज का मिलना जुलना है, आप जैसे हम फिल्म इंडस्ट्री में क्यों नहीं लोग गाली देते एक दूसरे को, क्योंकि रोज रात को मिलना पड़ता है कहीं ना कहीं पार्टी में, तो कैसे मुंह दिखाएंगे अगर मैं आपको गाली दूंगा तो इसलिए सब चुप रहते हैं। तो इन लोगों का भी यही हुआ। पर सोशल मीडिया के कारण क्या हुआ कि कोई आदमी बैठा हुआ है बरेली में, उसने उठा के बरखा दत्त और किसी को कुछ भी लिख दिया जो उसके मन में आया। इनको ये लगता अच्छा छोटे शहर का है, हिंदी स्पीकिंग है और ये राष्ट्रवाद की बात करता है तो जरूर ये मोदी का आदमी है। तो इन लोगों ने ये चालू किया कि ये जो राइट विंग वाले भक्त हैं और ये हमारी ऐसा करते हैं। पर मैं आपको बताऊं, आप जब देखने जाएंगे तो आधे से अधिक जो है उनमें उनने वोट भी नहीं दिया होगा मोदी को। तो यहाँ पर मेरे 2 क्वेश्चन हैं। ये क्वेश्चन मेरे दिमाग में थे, अच्छा हुआ कि बात यहाँ तक आई कि जो एलीट क्लास इंटेलेक्चुअल, सो कॉल्ड इंटेलेक्चुअल्स का है, ये जो इंडिया के कॉन्सेप्ट हैं उनको शन करने में मज़ा क्यों पाते हैं? जैसे फॉर एग्जांपल एक जर्नलिस्ट हैं जिनका अभी भी आपने नाम लिया, बरखा दत्त, उन्होंने एक ट्वीट करा कि रमज़ान के लिए कि हैप्पी फास्टिंग, और उनका एक ट्वीट पुराना भी निकला जिसके अंदर में उन्होंने बोला कि मुझे ये समझ में नहीं आती करवा चौथ पे व्रत रखने से कैसे किसी औरत के आदमी की उम्र लंबी हो जाएगी। तो क्या मैं भी फॉर्चुनेटली कोइंसिडेंटली मैं भी उसी इंस्टीट्यूट से जहाँ से वो पढ़ी हुई हैं, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मैस कॉम से। तो कम्युनिकेशन में हमेशा एक चीज़ पढ़ाई जाती है कि जो जर्नलिस्ट लोग होते हैं, ये मीडिया पॉलिटिशियंस और मीडिया वाले, ये लोग जानते हैं कि किस
ग्रुप को हाँ। अटैक करेंगे तो वो लोग रिएक्ट नहीं करेंगे, हाँ, हाँ। और किस ग्रुप को अटैक करेंगे तो वो लोग रिएक्ट करेंगे। हाँ, हाँ। तो ये लोग उस तरह से अपनी न्यूज फॉर्म करते हैं। ठीक है। इनको पता है कि आप हिंदू कस्टम्स और ट्रेडिशंस को जितनी भी गाली देनी है दे लो, ये लोग कभी कुछ पलट के बोलेंगे नहीं। क्या है, 10-20 लोग ट्विटर पे गाली दे देंगे। हाँ। लेकिन अगर ये रमजान के अगेंस्ट कुछ बोलेंगे हाँ, तो इन पे पर्सनल अटैक हो सकता है। तो ये लोग भी अपना वो करते हैं। हाँ। दे आर नॉट, सी, जस्ट बिकॉज दे आर इन मीडिया डजंट मीन दे आर ऑनेस्ट पीपल, Honest people. डजंट मीन दे आर पीपल ऑफ इंटेग्रिटी, डजंट मीन दे आर इंटेलेक्चुअल्स। हाँ, हाँ, हाँ। ओके, जस्ट दे आर डूइंग अ जॉब इन मीडिया, लाइक उनका प्रोफेशन है, यस, ये उनका प्रोफेशन है। और कहीं ना कहीं बॉलीवुड के साथ भी ऐसा है। अब बॉलीवुड को बहुत ज्यादा आपको लगता है कि सर पे चढ़ा के रखा हुआ है इस देश के लोगों ने। हर दूसरा बंदा डांसर, एक्टर, सिंगर बनना चाहता है। आज कोई भी आर्मी में नहीं जाना चाहता, कोई भी, मतलब उनके जो हीरोज हैं वो हीरोइज्म का की बात है, बहुत बढ़ा दिया बॉलीवुड का। बहुत ज्यादा अफसोस की बात है, और इसके लिए मीडिया जिम्मेदार है, इसके लिए और कोई जिम्मेदार नहीं। देखिए मैं बताता हूँ ये कैसे वर्क करता है। जब मैं बड़ा हो रहा था तो फिल्म न्यूज जो है एक लास्ट 12 या 13 पेज में छोटी सी कहीं पे आधे पेज की आया करती थी। आज वो फ्रंट पेज न्यूज बन गई है। राइट, मैं एडवर्टाइजिंग में था। मैं इंडिया का सबसे बड़ा, सबसे पुराना मीडिया हाउस है, नाम नहीं लूंगा, सब जानते हैं किसकी बात कर रहा हूँ। उनके बेटे नए नए पढ़ के आए विदेश से, और उनने आके हम लोग, हमारी एजेंसी को उनने एक ब्रीफिंग करी। उन्हें ये बोला कि जिसका एग्जैक्ट वर्ड्स मुझे याद नहीं, जिसका अगर मतलब निकाला जाए और फिल्मी लैंग्वेज में अगर डायलॉग की तरह बोलूँ तो उनका डायलॉग कुछ इस तरह से कि अब टाइम आ गया मीडिया को डिवाइड कर, मीडिया फॉर नोबडीज एंड मीडिया फॉर समबडीज। उनका ये कहना था कि एक पेज 3 करके एक टैबलॉइड साथ में पेपर के ऐड किया जाए जिसमें रंगीन हो, और उसमें हम जितने टॉप जो समबडीज हैं उनकी पार्टीज और इसके बारे में अगर हम दिखाएंगे कि वो लोग क्या कर रहे हैं, कैसे मशहूर हो रहे हैं, तो और अगर हम सेक्सी लड़कियां ये सब दिखाएंगे तो जो नोबडीज हैं वो उसको जरूर पढ़ेंगे। और समबडीज इसलिए पढ़ेंगे क्योंकि अपनी फोटो देखना चाहते हैं। आज वो यहाँ पहुंच गया है कि उसी पेपर में अगर आपको एक लाइन छपानी तो आपको पैसे देने पड़ेंगे, और उसके लिए अगर फ्रंट पेज में सेक्सी लड़कियां, बिकिनी में लड़कियां ये सब नहीं हो तो कोई पेपर उठाएगा नहीं। राइट, तो इसको करप्ट करने में उनका भी हाथ है। आज बॉलीवुड इज बिकम अ मेन स्ट्रीम। ये न्यूज चैनल्स बिना बॉलीवुड के चलती नहीं है क्योंकि उन्हें फिलर चाहिए। एंड दैट्स व्हाट न्यूज चैनल्स के इतने बुरे दिन आ चुके हैं, मुझे लग रहा है जर्नलिज्म के इतने बुरे दिन है कि अब दोपहर को न्यूज चैनल खोलो तो वो सास बहू और वो बेटियां करके ऐसे शो चला रहे होते हैं, या तांत्रिक, मतलब मुझे समझ नहीं आता कि वो जो जर्नलिज्म के नाम पर जो जर्नलिज्म पढ़ के आए वो कैसा लगता होगा कि मैं क्या कर रहा हूँ। कभी रियलाइज होता होगा उनको ये? सी, जर्नलिज्म मेरे जो मैंने पढ़ा है, जो बरखा जी ने भी पढ़ा है, सेम इंस्टीट्यूट के हैं, और एक ही कोर्स पढ़ा हुआ है। जर्नलिज्म वो होती है वेयर यू गो एंड डिस्कवर न्यूज। दे डोंट डिस्कवर न्यूज, दे वांट न्यूज टू कम टू देम। ये बैठे रहते हैं। आपको पता है मैं जब शुरू किया था, चॉकलेट मेरी पहली फिल्म थी, सारे जर्नलिस्ट लोग आया करते थे, अब कोई आता नहीं है। अब उनको पीआरओ जो है जो भेज देते हैं एज इट इज विदाउट फुल स्टॉप कॉमा चेंज किए वो छाप देते हैं वो लोग। हमको लगता है ये न्यूज कहीं पे है, वो न्यूज नहीं होती है, वो सब आज पीआर है। सब कुछ झूठ है जो आप देखते हैं, जो आप बॉम्बे टाइम्स, दिल्ली टाइम्स में पढ़ते हैं, वो सब का सब पैसा देके आप भी छपवा सकते हैं, और वो पूरी बॉलीवुड पे चलती है। तो आपका सबसे अट्रैक्टिव सेक्शन जो है 4, 10, 12 पन्ने का, अगर वही बॉलीवुड पे होगा, कितने आज बर्थडे पार्टी हो, बच्चे का मुंडन हो, गणेश चतुर्थी हो, गणेश उत्सव हो, दुर्गा उत्सव हो, आपके घर में छोटी मोटी पार्टी हो, आप डिस्को में जाएं, कहीं जाएं, आप देखिए लोग बॉलीवुड के ही गाने बजते रहते हैं, उसी पे डांस करते रहते हैं सब लोग। मैं इतना ट्रैवल करता हूँ, जहां जाता हूँ बच्चियां नहीं माएँ आती हैं मिलने, कहती है मेरी बेटी को एक्ट्रेस बना दो। राइट, आज से 10 साल पहले लोग कहते थे एक्ट्रेस सोचना भी नहीं, खबरदार जो सोचा। हाँ, तो वो एक्सेप्टेंस बहुत ज्यादा बड़ा, वो भी गलत था, ये भी गलत था। मतलब वो कहीं ना कहीं वो फाइन लाइन ऑफ इक्विलिब्रियम हम फाइंड नहीं कर पा रहे। हाँ, I think too much of importance is given to Bollywood, which is unnecessary. Bollywood is part of society. Bollywood is not the reflection. Does not dictate. Is not the society. एक चीज तो अभी एस्टेब्लिश हो गई कि बॉलीवुड जो है उसके पास बहुत पावर है, पावर टू इन्फ्लुएंस। लेकिन पावर के साथ एक चीज आती है रिस्पॉन्सिबिलिटी। क्या आपको लगता है बॉलीवुड रिस्पॉन्सिबिलिटी निभा रहा है वो? मैं आपको एग्जांपल देता हूँ छोटा सा। अभी एक मूवी बनी रामानुजम के ऊपर, द मैन हु न्यू इन्फिनिटी, जो कि हॉलीवुड में बनी, और बॉलीवुड ने बायोपिक बनाई अजरुद्दीन जैसे कंट्रोवर्शियल कैरेक्टर पे। तो हम इतना कम मीनिंगफुल कंटेंट क्यों देख पाते हैं बॉलीवुड से? देखिए, इसके ऐसा है कि ये बॉलीवुड कोई हिंदुस्तान से तो अलग है नहीं जी, है तो देश का ही पार्ट जी। जो लोग हैं, आप जैसे हम जैसे ही लोग बनाते हैं, फिल्में बनाते हैं, अल्टीमेटली सब कुछ खड़ा हो जाता है आके बॉक्स ऑफिस के ऊपर। ओके, आप कैसे कोई बिजनेस कर सकते हैं जिसमें आपको नुकसान हो? वो तो एक बार करेंगे बंद हो जाएगा, 2 बार करेंगे बंद हो जाएगा। तो होता क्या है कि
जब लोग कोशिश करते हैं फिल्म बनाने की जो कि अलग हो, हटके हो, ये सब हो, तो हमारी इतनी डाइवर्स कंट्री, इसमें किसी की गलती नहीं है, देखिए किसी की बुराई करना सही नहीं, पर इतनी डाइवर्स कंट्री है, हमारे जो मेन ऑडियंस है वो फैमिली ऑडियंस है। हमारे यहाँ आज भी ऐसा नहीं है कि जो मैरिड लोग होते हैं वो खुद जाके देखा है फिल्म और बीवी अलग देखा है। 80-90% केसेस में लोग फैमिली साथ में देखना चाहते हैं, बच्चों को भी साथ में ले जाना चाहते हैं। अब उनको आप जब ऐसी फिल्म दिखाएं जिसमें बहुत गाली गलौज हो और सेक्स हो, ये हो, वो दुनिया भर का, तो लोग देखते नहीं है, राइट, क्योंकि वो रियलिस्टिक होता है। हाँ। अच्छा, दूसरा क्या है कि ये रामानुजम टाइप की जो फिल्में हैं, मैं तो हर जगह देखिए बोलता हूँ, मैं थोड़ा ब्लंट भी बात करता हूँ, मैं कहता हूँ कि जिस देश ने 4, आप सब कुछ भूल जाइए, जीसस क्राइस्ट के ऊपर कितनी फिल्में, कम से कम 100 बहुत हंड्रेड्स में क्वांटिटी होती है। तो हमारे यहाँ इतने प्रोमिनेंट लोग हैं, पर हमारे यहाँ एक भी फिल्म बुद्धा के ऊपर नहीं है, एक भी फिल्म कृष्ण के ऊपर नहीं है, हमारे पास एक भी फिल्म राम के ऊपर नहीं है, हमारे पास फिल्में ही नहीं है। सब जो गुरु नानक पे कभी मेन स्ट्रीम बॉलीवुड ने तो बनाई नहीं है फिल्म आज तक, राइट, कितने अफसोस की बात है। विवेकानंद के ऊपर फिल्म नहीं है। हमारे एक बहुत बड़े फिलोसफर हुए सर्वपल्ली राधाकृष्णन, उनके ऊपर एक फिल्म नहीं है। राजेंद्र, तो हमने कभी अपने लोगों की तरफ देखा ही नहीं। हम ढूंढ ढांड के भी निकालते हैं तो ऐसे कुछ चीजें निकालते हैं जिनको हम सोचते हैं अच्छा इसमें हीरोइन फिट हो जाएगी तो ये बना लेते हो, क्योंकि उस तरह की फिल्में बनाने के लिए मेहनत करनी पड़ती है। 2 साल 3 साल उस फिल्म पर रिसर्च करना पड़ेगा, डेवलप करना पड़ेगा। यहाँ क्या है, एक आदमी आता है बीकानेर से कुछ पैसे लेके, कहता है जी मुझे फिल्म बनानी है, वो किसी और को पैसे देता है, वो कहता है अच्छा ये स्टार कहता है अच्छा मुझे 100 मिलते हैं, इससे 150 वसूल लो, फिल्म कर लेते हैं। इस तरह से फिल्में बनती हैं। तो पूरी कंट्री का कल्चर जब अंधेर नगरी चौपट राजा होगा, तो चाहे फिर वो क्रिकेट हो, चाहे फिर वो किंगफिशर एयरलाइंस हो, चाहे फिर वो बॉलीवुड हो, हर जगह आपको ये दिखेगा। तो कहीं ना कहीं बॉयल्स डाउन टू कि सोसाइटी हमारी खुद ही करप्ट है, शायद हम खुद करप्ट है, हम हमें से सब कुछ निकलता है। और हम हिपोक्रेट्स, हम क्या करते हैं, सिर्फ पॉलिटिशियंस को गाली निकाल के बोलते हैं, हम अपनी करप्शन नहीं देखते। हम अपने घरों में बच्चियां पैदा नहीं होने देते, हम बहुओं पे अत्याचार करते हैं, बहुएं सास पे अत्याचार करती है, सास बहू पे अत्याचार करती है। इतनी करप्शन है हमारे, कुछ भी हो तो गवर्नमेंट को ब्लेम कर देंगे, एंड में सब कुछ गवर्नमेंट को गाली निकाल। देश क्या है, देश एक जॉइंट फैमिली जी। आप ये देखिए, आपकी एक जॉइंट फैमिली है, आपने देखी होंगी जॉइंट फैमिली, आई एम श्योर। तो जहां बहुत सारे लोग रहते हैं, कोई भी प्रॉब्लम हो, अगर कोई ये बोले जाओ बाबूजी से परमिशन लेके आओ, जाओ बाबूजी से पूछ के आओ, देखो बाबूजी क्या कहेंगे। एक आदमी पे जब सारी बात आ जाएगी, तो जब बच्चा वो फेल होगा ना जिंदगी में, जब वो कुछ बन नहीं पाएगा, तो मालूम वो क्या बोलता है कि ये बाबूजी के कारण मैं कुछ नहीं बन पाया। हम ब्लेम गेम में ज्यादा, गवर्नमेंट ने सारा, नेहरू जी ने सारा कंट्रोल अपने पास कर लिया, इंदिरा गांधी ने और ज्यादा कंट्रोल अपने पास कर लिया, सोनिया गांधी ने एक फ्रॉड तरीके से सारा कंट्रोल अपने, उन्होंने तो मीडिया, उन्होंने तो सिविल लिबर्टी, मीडिया, इन चीजों को भी अपने कंट्रोल में करने की कोशिश की। जब सब कुछ गवर्नमेंट ने कंट्रोल किया, तो गवर्नमेंट को गालियां पड़ेंगी, हर चीज में हम गवर्नमेंट को ले आते हैं उठा के। हमारा ऐसा एक पैसिमिस्टिक, डिफीटेड सा माइंडसेट बन गया है कि हर चीज के लिए हम पॉलिटिशियंस को, मैं हर जगह पूछता हूँ, ये बताइए क्या सारे पॉलिटिशियंस करप्ट हैं? क्या सारी पुलिस करप्ट है? हिंदुस्तान में सबसे अच्छा पुलिस को गाली दे दो। करप्शन तब होता है भाई साहब जब 2 लोग इन्वॉल्व हो, एक लेने वाला और एक देने वाला, और दोनों की इक्वल गलती होती है। तो हिंदुस्तान में जितने ये सिपाही खड़े होकर पैसे लेते हैं चौराहों पे, ट्रैफिक में, तो उसमें जो दूसरा आदमी वो बिल्कुल सीधा शरीफ जा रहा था, उसको पकड़ लिया। मैं इतने साल मैंने हिंदुस्तान में बिताए हैं, आज तक अगर मैं ग्रीन लाइट पे चला हूं तो मुझे किसी ने चालान के लिए रोका तक नहीं। मैंने पिछले इतने सालों में, मैंने अपनी जिंदगी 2 पार्ट्स में देखता हूँ, एक जब मैं एक नॉर्मल इंडियन की तरह से सिस्टम को मैनिपुलेट करता था, और एक जब मैंने करना बंद कर दिया। मैंने इतने सालों में ना कभी घूस दी है, ना मुझसे किसी ने मांगी है, ना मुझे करप्शन का सहारा लेना पड़ता है, इसलिए बिकॉज आई प्लान माई लाइफ। मुझे समझ में आ गया कि अच्छा यहाँ अगर आरटीओ में आपको जाना है तो इतना टाइम लगेगा, राइट, तो उतना टाइम निकालो। मैं लास्ट मिनट पे क्यों जाता हूँ? क्यों आपको हमेशा इतनी जल्दी रहती है कि आप रेड लाइट जंप करते हैं? क्यों आप हेलमेट नहीं पहनते? क्यों आप सीट बेल्ट नहीं लगाते? एब्सोल्युटली, बिल्कुल सही। मैं एग्री करता हूं। दूसरा मेरा मुद्दा ये है कि मुझे ये बताइए, टाइम पे आने के लिए गवर्नमेंट की कहां जरूरत पड़ती है? टाइम पे पहुंचने के लिए गवर्नमेंट और पॉलिटिशियंस की कहां जरूरत पड़ती है? अगर ये पूरा देश टाइम पे आने लगे तो हमारे देश की 15 से 20% एफिशिएंसी बढ़ जाएगी, प्रोडक्टिविटी बढ़ जाएगी, हमारी जीडीपी बढ़ जाएगी। कभी सोचा है किसी ने इस बात? जी इंडीड, ये आपकी बात बहुत वैलिड है, क्योंकि जब से मोदी जी आए गवर्नमेंट में, तो गवर्नमेंट ऑफिशियल्स बहुत परेशान है, क्योंकि टाइम से आना पड़ रहा है, पूरे टाइम उनको अपने ऑफिस में बैठना पड़ रहा है। फैमिली आईएएस और आईपीएस है, वो लोग बहुत गाली देते थे शुरू में मोदी साहब को, अब धीरे धीरे ठीक हुए हैं। तो वही है कि हमें अपनी जिम्मेदारी है, उसका एहसास जो है वो कम है। खैर, अभी आपने कल एक स्टेटमेंट दिया कि सेंसर बोर्ड शुड बी अबॉलिश्ड। आप इस स्टेटमेंट को कैसे जस्टिफाई करते हैं? देखिए, पहली बात, वो सेंसर बोर्ड है नहीं, वो फिल्म सर्टिफिकेशन बोर्ड है, पर सेंसर की तरह काम करता है वो, इसलिए अबॉलिश होना चाहिए। देखिए, आप जो कहते हैं ना ये घटिया फिल्में बनती हैं हमारे यहाँ,
वो इसलिए बनती है क्योंकि हर जगह करते, अच्छा ये करेंगे तो वो नहीं चलेगा, वो नहीं चलेगा तो वो नहीं होगा, फिर वहाँ करेंगे तो सेंसर रोकेगा। एक जो क्रिएटिव माइंड है वो पूरे टाइम यही सोचता रहता है कि कैसे मैं बच बचा के किसी तरह से अपनी फिल्म चला लूँ। वो आदमी कैसे क्रिएटिव फिल्म बना सकता है, राइट। और दूसरा 2016 में आई थिंक हमको फिल्म मेकर्स पे और जो ऑडियंस है दोनों पे ट्रस्ट करना चाहिए जी। अगर आपकी कंट्री का प्राइम मिनिस्टर आके, मैंने सपने में नहीं सोचा था इस देश में कभी वो अटेस्टेशन, गैजेटेड ऑफिसर का अटेस्टेशन खत्म कर सकता है, मैं कल्पना ही नहीं कर सकता था कोई इस दिशा में सोच भी सकता है। मुझे ऐसा लगता था ये कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ है और मुझे ऐसा लगता था सारी दुनिया में ऐसा होता होगा, मुझे पता ही नहीं था कि ऐसा कुछ है जो हट सकता है। तो जब व्हेन मोदी सेड कि वी हैव टू लर्न टू ट्रस्ट अवर पीपल, और आप आम आदमी नहीं जानता है लेकिन गवर्नमेंट लेवल पे जो लोग दे रहे हैं एडमिशन, उनकी जिंदगी में बहुत फर्क पड़ा है जी। ठीक है, तो मैं पिछली बार अपना पासपोर्ट रिन्यू कराने वाला जब कराने गया था, मैं तंग आ गया था। अभी कल फिर जा रहा हूँ रिन्यू कराने और मुझे कुछ नहीं करना पड़ा, मैं सुबह उठूंगा कागज लेके चला जाऊंगा। तो इसी तरह से हमको ये ऑडियंस और जो फिल्म मेकर की रिलेशनशिप है उस पर ट्रस्ट करना बहुत जरूरी है और रेड टेपिज्म हटाना है। जी हाँ, और जिस दिन हम उस पर विश्वास करने लगेंगे उस दिन आप देखिए फिल्मों की कंटेंट और क्वालिटी भी चेंज हो जाएगी। आपने JNU में जब ये आप अपनी फिल्म का स्क्रीनिंग कर रहे थे, आपने एक बात बोली थी वहाँ हिंदी से रिलेटेड कि हिंदी भाषा का जो दोयम दर्जे के रूप में देखा जाना इस देश के अंदर में जो जारी है, वो जब तक रहेगा हम लोग आगे नहीं बढ़ सकते। तो आपको क्या लगता है कि असली प्रॉब्लम क्या है? मैं बोल रहा हूँ प्रॉब्लम का है, राइट। हमारी अब हिंदी भी वो नहीं रहेगी, हम शुद्ध हिंदी तो कोई बोलता ही नहीं है, जरूरत भी नहीं है, और जरूरत भी नहीं है। लेकिन फिर भी हिंदी, इंग्लिश शुड बी अ गुड टू नो लैंग्वेज। वो गुड टू नो लैंग्वेज से मस्ट टू नो लैंग्वेज कब तक बनी रहेगी? ठीक है, होता क्या, मैं आपको बताऊं प्रॉब्लम कहाँ खड़ा होता है। प्रॉब्लम होता है जब आप फॉरेन लैंग्वेज से किसी को प्रॉब्लम होना भी नहीं। लैंग्वेज इज अ लैंग्वेज, लैंग्वेज का पर्पस एक बात कहना है। आपको मैं कुछ कहना चाहता हूँ, उसको मैं किस तरह से आप तक पहुंचा दूं, मैं चुप रह के अगर पहुंचा सकता हूँ तो काफी है। इट हैज टू बी कम्युनिकेशन। हाँ, व्हेन यू फॉल इन लव यू डोंट नीड वर्ड्स, फिर आदमी है ना। प्रॉब्लम ये है कि जब आप फॉरेन लैंग्वेज यूज करते हैं तो धीरे धीरे क्या होता है कि जो आपका अपना मटेरियल है, जो नेटिव इंटेलिजेंस जिसको बोलते हैं, नेटिव मटेरियल जो है, जो आपके गांव, मोहल्ले, देश, प्रजाति, आपके घर परिवार से निकला हुआ है, उससे आप दूर हो जाते हैं क्योंकि उसका ट्रांसलेशन आपको मिलता नहीं है, या मिलता है तो ट्रांसलेशन होता है, तो वो ओरिजिनलिटी से आप दूर हो जाते हैं। फिर धीरे धीरे इंग्लिश के जरिए आप, ऑफ कोर्स आई मीन यू नीड ग्लोबल दिस थिंग, पर इंग्लिश के चलते चलते कहीं ना कहीं आप एक सर्टेन इंटेलेक्चुअल इलिटिज्म को भी बिलोंग करने लगते हैं जी। ये कैसे, आपका इसका उदाहरण देता हूँ, ये मैं नहीं कह रहा हूँ। एक NDTV में प्रणॉय रॉय एक शो कर रहे थे कुछ वक्त पहले, उसमें इंडिया के जो ग्लोबली फेमस 4-5 स्टार्टअप्स हैं उनके लीडर्स बैठे हुए थे, उनके ओनर्स बैठे थे। प्रणॉय रॉय जी ने सबसे एक सवाल पूछा, कहने लगे आपकी जो ग्रोथ, जो ये आपकी जर्नी है सक्सेस की, इसमें सबसे बड़ी बाधा, सबसे बड़ी रुकावट आपकी जिंदगी में क्या आई? उन्होंने इंग्लिश में पूछा, मैं हिंदी में बताऊं, व्हाट वाज द बिगेस्ट हर्डल इन दिस थिंग? तो पेटीएम का जो ओनर है, लीडर, द इनोवेटर, द क्रिएटर ऑफ पेटीएम, यू नो व्हाट डिड ही से? ही सेड कि मेरे लाइफ में जो सबसे बड़ी समस्या थी वो ये थी कि मुझे इंग्लिश बोलनी नहीं आती थी, लेकिन जैसे ही मैं अमेरिका गया ये प्रॉब्लम सॉल्व हो गया, क्योंकि वहाँ किसी को मतलब ही नहीं था मैं इंग्लिश बोलता हूँ कि हिंदी बोलता हूँ कि चाइनीज बोलता हूँ। हमारे यहाँ ये एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम है। आप देखिए इंग्लिश चैनल्स, इंग्लिश न्यूज़ चैनल्स को देखना हमारे आज भी इलिटिज्म माना जाता है। हिंदी न्यूज़ चैनल्स को हम लोग क्रेडिबिलिटी नहीं देते हैं, है ना। हिंदी न्यूज़पेपर्स को हम इतनी क्रेडिबिलिटी नहीं देते हैं जितनी इंग्लिश को, जबकि देखा जाए तो इनकी तो 1-2 लाख की व्यूअरशिप होती है, उनकी तो करोड़ों में होती है। लेकिन फिर भी पेपर में कितना डिफरेंस होता है। इवन जो पेपर छपता है, जिस पेपर के ऊपर वो छपता है उसमें भी डिफरेंस होता है, उसमें भी डिफरेंस होता है। आज बॉलीवुड में जितनी भी फिल्मों की स्क्रिप्ट्स हैं वो इंग्लिश में लिखी जाती हैं, बताइए, और जो लोग हैं सब इंग्लिश में बात करते हैं। एक प्रॉब्लम ये होता है कि एक गांव की लड़की है, वो कुएं से पानी क्यों भर रही है, या उसने पलट के किसी को हरामजादे क्यों बोला, समझिए सिचुएशन है, उसका पूरा डिस्कशन जो है हम लोग इंग्लिश में करते हैं। तो उस रियलिटी जो है, वो जो उसका कोर है, जो यहाँ है, जो चीज सोल हम वहां तक पहुंच ही नहीं पाते। तो मैं ये कहता हूँ कि व्हेन यू आर डीलिंग विद इंडियन सब्जेक्ट्स, एंड हिंदी नहीं, मैं कहता हूँ तमिल हो चाहे तेलुगु, व्हेन यू आर डीलिंग विद Indian subjects and you are analyzing them in English, it's just the approximation of the reality, it's not the reality. That's what the language does. क्योंकि English also brings in a certain attitude, और वो जो attitude है वो भी colonial है, वो हमारा होम ग्रोन नहीं है। इसलिए आप देखिए जो लोग इंग्लिश में बात करते हैं उन लोगों की भाषा में बड़ा मजा आता है, क्योंकि वो होम ग्रोन है, वो हमारी स्टाइल का है। जैसे मैं भी एक लड़की से मिला दिल्ली में, कहने लगी हम लोग डिस्को जाते हैं वीकेंड में, बड़ा फन करते हैं ना, बड़ा फन करते हैं। हिंदी में फन का कुछ और मतलब हो जाता है। दैट्स वेरी ब्यूटीफुल, आई थिंक दैट इज वेरी इंटरेस्टिंग। आई थिंक ये इंटीग्रेशन तो बहुत इंपॉर्टेंट है। मुझे लगता है आज से 20 साल बाद बहुत
बॉर्डरलेस वर्ल्ड हम देखेंगे, मतलब ऑलरेडी हो रहा है, ऑलरेडी हो चुका है, ऑलरेडी हो यार। चुका है। हमारे यहाँ यूएस वाले काम कर रहे हैं, हम वहाँ काम कर रहे हैं, कोई डिफरेंस नहीं है। हम जब ग्लोबल कंपनीज में काम करते हैं, जिस कंपनी में मैं काम करता हूँ, यूएस में ऑफिस है, फिलीपींस में ऑफिस है, एक ही प्रोजेक्ट पे सब लोग एक साथ काम कर रहे हैं, वहाँ पर कोई ये नहीं पूछता कि तू सरदार है, तू हिंदू है, तू क्रिश्चियन है, कौन पूछ रहा है? आपका जो पहला हाँ, वो ब्लॉग, जो वीडियो ब्लॉग आपका हाँ, इतना वायरल हुआ, हाँ, जिसने हाँ, पूरे इंडिया में, वर्ल्ड में हुआ था, हाँ, तो उस वक्त क्या किसी आदमी ने ये सोचा था कि ये दिल्ली का रहने वाला है, या ये सरदार है, या गाड़ी में बोल रहा है, या गर्मी में बोल रहा है? क्या लोगों को कंटेंट से मतलब था। असली मतलब है कंटेंट से, कि आप कर क्या रहे हैं। एब्सोल्युटली, एब्सोल्युटली। तो अगर हम अपनी आज की बातचीत का जो अंत करें, तो आपसे मैं एक चीज़ बोलूँ कि आप इस देश के यूथ से क्या बोलना चाहेंगे कि जिससे हमारा कंट्री जो है वो प्रोग्रेस की ओर जाए? आप क्या सोचते हैं यूथ के बारे में? आपका संदेश क्या होगा? देखिए, मेरे बोलने से तो यूथ पीछे भी नहीं जाने वाला है, नहीं, आगे जाना है। आपकी बात सुनते हैं लोग आज के डेट में। पर आई थिंक मैं ज़िंदगी में बहुत संघर्ष किया, और सारे संघर्ष के बाद मेरी अपनी जो मैंने सीखा मैं वही बता सकता हूँ। आपकी सबकी अपनी ज़िंदगी। मुझे ऐसा लगता है कि भारत जो है, हिंदुस्तान जो है, वो एक बड़ा विचित्र और एक बहुत महत्वपूर्ण देश है इस विश्व का। और ये हमारी ड्यूटी बनती है, और ख़ास तौर पे हमारे यूथ की ड्यूटी बनती है कि इंडिया की जो प्लेस है, जो उसको जगह मिलनी चाहिए, उसकी तरफ हम यत्न करें। जैसे कि कई लोग आपको मिले होंगे ऐसे ज़िंदगी में जो कहते हैं मेरे पिताजी को वो नहीं मिला जो वो डिजर्व करते थे बिकॉज ऑफ सर्कमस्टेंसेस, और अब मेरा कर्तव्य यह है कि मैं पैसा कमाऊं और अपने पिताजी के लिए वो कर पाऊं जो उनको नहीं मिला, वो मैं करूं। मुझे एक लड़की मिली थी कुछ दिन पहले, एक्ट्रेस बनने आई थी। मैं, तुम एक्ट्रेस क्यों बनना चाहती हो? कहती मेरी मदर इतनी खूबसूरत थी, उनको मिस इंडिया बनना चाहिए था, लेकिन उनकी फैमिली ने उनको बनने नहीं दिया, तो मेरा ड्रीम है कि जो मेरी मदर का ड्रीम था मैं पूरा करूं। आई थिंक आज की जो नई जनरेशन है, उनका ये कर्तव्य, उनकी एक ड्यूटी बनती है, अगर वो बिलीव करते हैं इस पे, कि वो इंडिया को वो जगह दिलाने की तरफ कोशिश करें जो इंडिया डिजर्व करती है। और मेरा ऐसा विश्वास है कि हम लोग, देखिए, आज मैन्युफैक्चरिंग में लड़ाई लड़के बहुत ज़्यादा कुछ होगा नहीं, अगर आप ईमानदारी से देखें। सर्विस सेक्टर बहुत ज़्यादा स्ट्रांग हो चुका है, उसमें कुछ होगा नहीं। एक ऐसी खाली जगह है जहाँ पे इंडिया का ऑर्गेनिकली नेचुरल जगह बनती है, और वो है इनोवेशन कैपिटल। मुझे ऐसा लगता है इंडिया कैन बी वर्ल्ड्स इनोवेशन कैपिटल, अगर हमारा यूथ ठान ले। ओके, और आपने क्या किया? इनोवेशन ही तो किया है। तो आपको तो बिलीव ही होना चाहिए इनोवेशन पे। 100%। और मोदी जी भी तो यही बोलते हैं, उनका भी तो विजन इनोवेशन के ऊपर है। और दूसरा, मैं दिल से ये कहना चाहता हूँ कि ये फालतू की जो जिस तरह की बातें लेफ्ट वाले हमारे यहाँ करते हैं, केजरीवाल साहब करते हैं, स्वराज, ये बड़ा घिसे पिटे, ये आउटडेटेड नहीं है, टेस्टेड, ट्राइड एंड फेल्ड आइडिया। जो फेल्ड आइडियोलॉजी, उसकी एक वक्त था जब स्वराज की बातें अच्छी लगती थी। आज योर ऑब्जेक्टिव शुड बी व्हाट, कि हम कैपिटल क्रिएट करें। कैपिटल क्रिएट होगा आइडियाज और इनोवेशन से, आइडियाज और इनोवेशन से कैपिटल क्रिएट होगा। कैपिटल क्रिएट होगा तो इंडस्ट्री लगेगी, इंडस्ट्री लगेगी तो प्रॉफिट आएगा, प्रॉफिट आएगा तो लोगों में बटेगा, लोगों में बटेगा तो लोग सामान खरीदेंगे, लोग सामान खरीदेंगे तो इंडस्ट्री और बढ़ेगी, और आइडिया। इस साइकिल को कम से कम कंप्लीट करके तो देखें कि सक्सेसफुल होती है कि फेल होती है। आपको सबसे अधिक आज लोगों को आराम कहाँ मिलता है? जहाँ कैपिटलिज्म है इंडिया में, जहाँ एसी लगा हुआ है, जहाँ गाड़ियां चल रही हैं। गरीबी में, भुखमरी में बिना बिजली के तो किसी को नहीं मिलता है। वैसे देश की कल्पना करनी है तो आप जिंदगी भर ब्राह्मणवाद और जातिवाद और भुखमरी से आजादी मांगते रहिए, तो उसमें बेवकूफ बनना है आपको। फ्री इलेक्ट्रिसिटी, फ्री पानी, क्यों नहीं हिंदुस्तान का लीडर खड़े होकर ये बोलता है कि जाओ तुम लोग इतनी मेहनत करो कि बिजली इतनी पैदा हो, इस देश में इतना पानी पैदा हो कि सब लोगों को मिलने लगे। ये क्यों बोलता है मैं फ्री में दूंगा? तुम्हारे बाप की जागीर है क्या दिल्ली की, तुम बांटोगे फ्री में? क्योंकि वो 50-60 साल बेवकूफ बनाएगा ना, फ्रीबीज दे देकर। हाँ, पर आईआईटी का इंजीनियर अरविंद केजरीवाल को ऐसी बात नहीं। सी, मेरा अरविंद केजरीवाल से कोई पर्सनल प्रॉब्लम नहीं, मेरा सिर्फ एक प्रॉब्लम, वो आदमी झूठ बोलता है, राइट? और झूठे लोगों को पॉलिटिक्स में नहीं होना चाहिए, क्योंकि वो देश का कल्चर क्रिएट करते हैं। हमारे देश को जो पेसिमिस्ट, डिफीटेड, होपलेसनेस जो लेके आए हैं, उसके लिए श्रीमती सोनिया गांधी, मनमोहन सिंह जी, राजीव गांधी जी, ये लोग जो रिस्पॉन्सिबल हैं। और मैं नाम लेके इसलिए बोलता हूँ क्योंकि मैं हिपोक्रेट नहीं हूँ। हम लोग जब तक ये बोलते रहेंगे वो लोग, तो किसी को पता नहीं चलेगा। मैं कहता हूँ ये लोग, अगर हम आजादी के लिए गांधी को और नेहरू को उनकी बात कर सकते हैं, तो देश के विनाश के लिए इन लोगों का नाम लेना बहुत जरूरी है। बहुत 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 मजा आया आपसे बात करके। थैंक यू। सो दोस्तों, ये थे डायरेक्टर विवेक अग्निहोत्री जी, जिन्होंने रिस्क इट विद रवि जोत में जो कुछ रिस्की सवालों के बहुत ही ब्लंट आंसर दिए, और मुझे लगता है इसीलिए यूथ इनको इतना चाहता है। तो मैं बहुत बहुत शुक्रिया अदा करता हूँ आपसे कि आपने मुझे टाइम दिया, और ये करते रहो अपना काम। श्योर सर, श्योर।